Hello students, myself Shipta Tyagi from Suraj School Rewari, PGT Biology. Students, today I am going to discuss the fourth chapter of class 10th, that is heredity and evolution. So students, it is my 8th lecture related to this chapter. Means we discussed a lot about this chapter, about heredity and about evolution. We have completed the topic heredity about Mendel's and all of these, and about the evolution we have completed a lot. I think it's maybe my last lecture related to this chapter. And in this video I want to discuss about the selection, that is natural selection and artificial selection, because about paleontological evidence, about evidence in last one evidence, paleontological evidence, we have already discussed about it. So let's start our today's video. Our topic is natural and artificial selection. Guys, what is natural and artificial selection? नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो नेचर ने सेलेक्ट करी है, हमने नहीं सेलेक्ट करी है, नेचर ने सेलेक्ट करी है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन कुछ ऐसे करेक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें किसी भी इंसान की जो हमने चूज़ करी है, हमने सेलेक्ट करी है, हमने अपने फ़ायदे अपने नुकसान को देखते हुए हमने वो चीज़ें सेलेक्ट करके कोई न्यू स्पीसीज़ बनाई है, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है. जैसे कि दोबारा समझने की कोशिश करना, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? वो फिनोमिना है जहाँ पे नेचर सेलेक्ट करता है फेवरेबल करेक्टर को. नेचर के अकॉर्डिंग जो भी फेवरेबल करेक्टर है सेलेक्टेड बाय नेचर, इट इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन ऑफ ग्रीन कलर्ड बीटल्स, दिट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. How it is possible that it is an example of natural selection? Let's discuss about it. Suppose it is a tree. ठीक है, ये एक पेड़ है, तो ऑब्वियसली पेड़ है तो इसके आसपास सारे में इसके आसपास सारे में इस प्लांट के ऊपर लीव्स वगैरह होंगे, ये ऑब्वियस है वो. ठीक है, तो वो सब मैं नहीं बना रही हूँ, हमें जो डिस्कस करना है हम सिर्फ वही चीज़ें लेंगे. सपोज़ करो ये प्लांट की एक स्टेम है और इस स्टेम के ऊपर ये इस टाइप के बीटल्स हैं. व्हाट इज़ बीटल्स? ये जो बीटल्स हैं ये रेड कलर बीटल्स हैं. बीटल्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं रेड कलर के, वो इस प्लांट के ऊपर है. ओके, अब यहाँ से एक क्रो जा रहा है, उस क्रो को ये रेड कलर दूर से दिख जाता है, बिकॉज रेड कलर जो होता है वो उसको दूर से दिख जाता है, इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेड कलर हमें दूर से दिख गया, क्रो को रेड कलर दिख गया. तो रेड बीटल्स क्रो देख लेता है उड़ते हुए, और क्रो आता है रेड बीटल्स को ईट अप करता है और फिर चला जाता है. तो रेड बीटल्स की तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि रेड बीटल्स की जितनी भी पॉपुलेशन अराइज होती है क्रो उसको ईट अप कर लेता है. अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये हुआ कि रेड बीटल्स का जो कलर था वो ग्रीन में चेंज हो गया. हमने नहीं करा, नेचर के अकॉर्डिंग. वी डोंट नो हाउ. दो जीन जब आपस में सेग्रीगेट करते हैं तो कुछ कलर कॉम्बिनेशन इस टाइप का हुआ कि जो एक न्यू जनरेशन थी वो ग्रीन कलर की आ गई. तो हमने क्या देखा? अब एक सपोज करो कि एक जो बीटल थी वो ग्रीन कलर की आ गई, क्रो आया रेड वाली को खा गया, ग्रीन क्रो को दिखी ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर लीफ भी ग्रीन कलर की होती हैं, और लीफ के पास ही बीटल थी, तो लीफ के ऊपर ही बीटल थी, तो क्रो को वो बीटल नहीं दिखी. सेम कलर की वजह से वो ग्रीन वाली बीटल बच गई, रेड वाली सारी की सारी बीटल मर गई. तो ग्रीन वाली बीटल ने क्या करा? रिप्रोडक्शन करा, नई बीटल्स बनी, और इस तरीके से ग्रीन बीटल बचती चली गई. अब क्रो जब ऊपर से जा रहा था उड़ के, तो क्रो को ऊपर से ये जो ग्रीन बीटल्स थी ये नहीं दिखी क्योंकि ग्रीन ही कलर प्लांट का था. तो इस तरीके से ग्रीन बीटल्स बचती चली गई. इसमें क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था. नेचर ने सेलेक्ट करा कि अगर बीटल्स को हम ग्रीन कर देते हैं तो उनका लाइफ स्पैन अ लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगा. इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो सिलेक्शन ऑफ ग्रीन कलर्ड बीटल्स नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है. आर्टिफिशियल का क्या हो सकता है कि हम चूज़ करते हैं अपने फ़ायदे अपने नुकसान के लिए. फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन है. 9th क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी. दो प्लांट के अच्छे करेक्टर को चूज़ करेंगे और फिर एक न्यू प्लांट बनाएंगे, डेट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, है ना. उस वही चीज़ ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है. हमने क्या करा? हमने करा मतलब मैन ने करा है.
मतलब मैन मेड सिलेक्शन है, वो जो करेक्टर्स हैं वो मैन ने सेलेक्ट करे हैं, डेट्स वाई दे आर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं वो ये चीज़ दी हुई है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमें ये दिया हुआ है कि लाइक ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक पीजन, पीजन की अलग अलग वेराइटी, रॉक पीजन था उसी से ही ये अलग अलग पीजन बन गए। करेक्ट, इस पीजन के कुछ करेक्टर्स को दूसरे पीजन के साथ क्रॉस कराया तो इस टाइप के पीजन बनते चले गए। सेम ऐसे ही इधर दिया हुआ है ब्रेसिका ऑयलोसीरा, मस्टर्ड का प्लांट है। इस मस्टर्ड के प्लांट को अलग अलग करेक्टर के साथ हमने क्रॉसिंग कराई तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास प्लांट आ गए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल सिलेक्शंस में कि किस किस टाइप के प्लांट ब्रीडर्स में हमें किस किस टाइप के यूज़फुल प्लांट को कैसे हमें क्रॉस कराना है ताकि हमें ये सब कुछ मिल जाए। देखिए मैनी क्रॉप प्लांट स्पीसीज नेमली कैबेज, कॉलरबी, केल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। जो ब्रोकली है ये भी एक टाइप से हाइब्रिड वैरायटी है, तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें जो मिल रहे हैं वही आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो ये जो है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इनका, डिफरेंस सिंपल है अगर आपको टर्म समझ में आ जाती है। नेचुरल सिलेक्शन नेचर करता है, वास्ट बड़े स्केल पे होता है, जो करेक्टर सेलेक्ट होते हैं वो फ़ायदे के लिए होते हैं और रिज़ल्ट जो आता है काफ़ी लंबे टाइम में जाके आता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, नेचर कुछ नहीं करता, मैन उसको कंट्रोल करता है लिमिटेड वे पे, बड़े स्केल पे नहीं कर सकते हैं। हम जो करेक्टर चूज़ करते हैं वो हमारे बेनिफिशियल के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं हम। रिज़ल्ट जो होता है वो थोड़े टाइम में हम इसमें अचीव कर लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ डिफरेंस हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज स्पीसीएशन। स्पीसीएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग। पहले से जो स्पीसीज अर्थ पे है वो स्पीसीज एक न्यू स्पीसीज बनाए, डेट इज़ नोन एज स्पीसीएशन। मतलब कि हम हमारे पेरेंट्स से इवॉल्व हुए हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे पहले इस अर्थ पे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारा फॉर्मेशन करा, तो ये प्रोसेस स्पीसीएशन हो गई कि एक न्यू स्पीसीज बन रही है। मतलब हम तो अब हमारे अंदर तो सपोज करो सेम, हम तो सेम स्पीसीज़ हैं, हम किसी एक न्यू स्पीसीज़ की फॉर्मेशन करें, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रॉस करा के, जो इंटर क्रॉसिंग होती है अलग अलग स्पीसीज़ में, सेक्सुअल क्रॉस करा के, जो वो दो स्पीसीज़ जो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी उन दोनों में क्रॉस करा के अगर हम कुछ न्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे प्लांट्स में करते हैं जनरली, तो वो प्रोसेस स्पीसीएशन हो जाती है। कुछ की फैक्टर्स होते हैं स्पीसीएशंस के, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशंस, चेंज तो आता ही है, चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो चेंज है उसी को जेनेटिक वेरिएशंस कह देते हैं। और इसमें मैंने आपको स्पीसीएशन के कुछ फैक्टर्स में बताया होगा, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, वो सिंपली टर्म है। माइक्रो मीन्स अगर इवोल्यूशन कम लेवल पे है डेट्स माइक्रो, और बड़े लेवल पे डेट्स मैक्रो, तो वो जनरल ओनली टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन नेचुरल सिलेक्शन, अगर नेचर किसी भी करेक्टर को सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट? रिमूवल ऑफ जीन ऑफ सर्टेन करेक्टर। किसी भी एक पर्टिकुलर करेक्टर को रिमूव कर देना पॉपुलेशन से क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। इस चीज़ को कैसे समझोगे? इम्पॉर्टेंट है ये देखो एक प्लांट था, ठीक है, वही बीटल बैठी हैं इस पर, रेड बीटल बैठी हैं, ये रेड बीटल है, ठीक है। क्या हुआ? बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई और ये जो प्लांट की ये जो स्टेम थी ये गिर गई और ये इस तरीके से ज़मीन पे आ गई, ये गिर गई, ये यहाँ बीटल भी इसके साथ गिर गई। अब क्या था? नेचुरल कैलेमिटी हो गई, गिर गई, ठीक है, सब शांत हो गया। अब यहाँ से एक एलिफेंट आ रहा है, एलिफेंट आता है, एलिफेंट चलता चलता और एलिफेंट का जो फुट होता है वो इसके ऊपर पड़ जाता है। एलिफेंट के फुट का तो साइज़ बड़ा है, ये क्या चीज़ है? ये एलिफेंट का फुट है। तो एलिफेंट के फुट की वजह से ये जो बीटल्स हैं सारी की सारी मर गई। बीटल्स की जो स्पीसीज थी ख़त्म हो गई। सपोज करो दुनिया में जितनी बीटल्स थी वो यहीं बैठी थी और सडनली बीटल्स की स्पीसीज ख़त्म हो गई। इस टाइप के फिनोमिना को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब किसी भी एक स्पीसीज का सडनली रिमूव हो जाना किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, डेट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमें क्या बताती है डेफिनेशन? रिमूवल ऑफ जीन ऑफ सर्टेन करेक्टर,
किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का सडनली रिमूव हो जाना किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जीन तो कम्प्लीटली रिमूव ही हो गया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी क्योंकि एक चीज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो ध्यान रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में मेन रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे किस टाइप का इवोल्यूशन हो रहा है। देखो बेटा, अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक टेम्पोरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे मे बी दो स्पीसीज़ में वे ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता हो, मे बी स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन अलग होते हो। तो इस तरीके से अलग अलग होने की वजह से भी दो स्पीसीज़ के सेक्सुअल बिहेवियर में डिफरेंस आ सकता है, और डिफरेंस आएगा तो दो स्पीसीज़ के सेक्सुअल बिहेवियर जब अलग अलग चले जाएंगे, और अगर सपोज़ उनसे कोई स्पीसीज़ बनती है तो उस स्पीसीज़ में चेंजेस आएंगे, और चेंजेस इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो वही सब इसमें बताया है, ये सिर्फ जनरल है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ये आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, आपको वो याद होगा, KPC ऑफ GS, किंगडम, फाइलम, KPC क्लास ऑफ, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हमने उसी तरीके से पढ़ा है कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन जो होती है उसमें ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे हमने डिवाइड करा है। तो हम जब इवोल्यूशन को देखते हैं तो हम वहाँ से चल के आते हैं किंगडम से, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक में रखे थे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हमने वही चीज़ें पढ़ी थी जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर था डाइवर्सिटी। हमने वही चीज़ पढ़ने की कोशिश करी थी कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप का बिहेवियर दिखा रहे हैं। जो एक टाइप का दिखा रहे थे उनको एक टाइप के किंगडम में, फाइलम में ऐसे रखा था। तो वही चीज़ इवोल्यूशन कहता है कि इवोल्यूशन भी इसी तरीके से हुआ है, सेम टाइप के स्पीसीज में या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में इस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन ही हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में। तो इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का समझने के लिए हमने ऑर्गेनिज्म के लेवल भी समझे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेलुलर है, टिश्यू है या फिर ऑर्गन है। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन दोनों आपस में एक टाइप से कंबाइंड है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ आइज़ एंड फेदर्स। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ आइज़ एंड फेदर्स जो है ये एग्जाम्पल है इवोल्यूशन बाय स्टेज के, इवोल्यूशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप के। ये कहता है कि इवोल्यूशन है ना कोई एक रात में होने वाली चीज़ नहीं है। इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, सालों में जाके होता है, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उस चीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने दो चीज़ों को लेके दिया है, कहते हैं आइज़ ले लो और फेदर्स ले लो। इन दोनों को के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन स्टेप में हो रहा है। कैसे कह सकते हैं? ये कहता है कि प्रीवियस स्टेज में स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है कि पहले के टाइम में आइज़ और फेदर्स का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल था। मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि जो आइज़ होती हैं और जो फेदर्स होते हैं, इसने पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म लिए हैं। इसने आई के लिए प्लेनेरिया लिया है। कह रहा है प्लेनेरिया जो है, जो कि प्लेटी हेलमिंथेस से बिलोंग करता है, उसमें ना आई की जगह सिर्फ एक निशान था पहले। फिर धीरे धीरे वो निशान ना डीप होता गया। फिर वो निशान डीप होने के बाद फिर वहाँ रेटिना की फॉर्मेशन हुई, और फिर मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जाके वो एक पर्टिकुलरली आई बन गया। सेम ऐसे ही कहता है बर्ड्स के लिए। कहता है बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो पहले छोटे साइज़ के होते थे और वो उनको प्रॉपरली फ्लाई में हेल्प नहीं करते थे, लेकिन बर्ड्स उनसे फ्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनकी जो जनरेशन आई उसमें उसका साइज़ बड़ा होता गया। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता गया तो उसको कम्प्लीटली जब फेदर्स हेल्प करते हैं फ्लाई में या फिर बर्ड्स की बॉडी को इंसुलेट करने में, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने में, उनकी हीट एनर्जी को स्टोर करने में, तो ये कह रहा है कि ये चीज़ भी स्टेप बाय स्टेप हुई है। एक रात में ही बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वो छोटे से बड़े नहीं हो गए थे। तो ये कहना चाह रहा है कि इवोल्यूशन जो है वो स्टेप्स में होता है, स्टेज में होता है, सडनली नहीं होता है। ओके,
लास्ट आता है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ये बताता है कि ह्यूमंस में इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। ह्यूमंस का इवोल्यूशन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन होता है, क्योंकि ह्यूमंस ने बहुत सारी डिस्कवरी भी करी हैं, तो उन सब डिस्कवरीज़ को देखते हुए ह्यूमंस के इवोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन माना जाता है। तो अगर हम ह्यूमंस की इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है वो हमने 3 स्टेज में डिवाइड करा है। बेसिकली ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं एप से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, और बहुत सारी स्टेज पास करने के बाद अब लास्ट में हम जो हैं हम मॉडर्न मैन हैं, जिसको हम कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। अब अगर हम देखें ह्यूमन के इवोल्यूशन को, तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो 3 स्टेज में हुआ है। प्रियर टू एप मैन से पहले किस टाइप के थे, एप मैन एंड मॉडर्न मैन। ओके, तो अगर मैं प्रियर टू एप मैन की बात करूँ तो उसमें बेटा बहुत सारे नाम आते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, जो कि चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चलते थे। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस क्या है, ये रॉक्स के नेम है। ड्रायोपैथिकस साउथ अफ्रीका वाली साइड, ये मतलब कि इस टाइप के पहाड़ में कुछ फॉसिल्स मिले थे, तो जहाँ जहाँ इस टाइप के फॉसिल्स मिले थे उसी के बेस पे ही इनको नाम दे दिया गया। इतना डिटेल हमें ये अभी करना नहीं है, तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, बिकॉज ये 10th क्लास में इतना डिटेल्ड है नहीं, 12th में है। आपको ये पूरा ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस कंप्लीटली आपको समझना पड़ेगा, इनके पूरा क्रेनियल का साइज समझना पड़ेगा, पूरी बॉडी एक्टिविटीज़। तो अभी हमें 10th में इतना नहीं लर्न करना है। 10th में हमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स है और एप से ड्राइव हुआ था, मेन इतना ही है। लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा इतना पढ़ लेंगे कि हमने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया, प्रियर टू एप मैन, मॉडर्न मैन। प्रियर टू एप मैन में ये इंक्लूड होते हैं। एप मैन जो था वो फर्स्ट ह्यूमन था जो कि जिसने मीट को ईटअप करना स्टार्ट किया था। अदरवाइज उससे पहले जो है वो रॉ मटेरियल लाइक प्लांट्स ही लेते थे। एप मैन जो था वो फायर का भी यूज़ करता था। इसमें इंक्लूड होता है होमो हैबिलस, ये नेम्स हैं ह्यूमंस के, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस। लास्ट में जो अब है दैट इज़ मॉडर्न मैन, जिसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जिसकी रिलीजियस थिंकिंग थी, उसको कहा जाता है होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, तो लास्ट वाला हमें याद रखना है, स्पीसीज का नाम, जीनस का नाम होमो सैपियंस सैपियंस, डबल है सैपियंस। Okay, here chapter 4th is completed. If you have any doubt, please contact me. Thank you.